अनिरुद्ध इटली में काम करता था और वहाँ उसकी एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। लेकिन उसकी पत्नी को कोई हर महीने पैसे भेज दिया करता और उसको यही कह लगता कि अनिरुद्ध पैसे भेज रहा है। और फिर अचानक एक दिन उसकी पत्नी को वीज़ा मिलता है कि तुम मेरे पास आ जाओ। तो वो कुछ दिनों के अंदर अंदर इटली चली जाती है। और जब टैक्सी उसे अनिरुद्ध के दिए पते पर छोड़ती है तो उसको पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा। जल्दी करो पवित्रा, मुझे तुम्हें देखना है, अपनी फ़ोटो भेजो मुझे। और देखो, ज़्यादा नखरे मुझे मत दिखाया करो। अनिरुद्ध ने मैसेज पर उससे ये बात कही थी। रात के 12 बज रहे थे। अभी उसे गए हुए 1 सप्ताह हुआ था। नई नई शादी थी, लेकिन उसे 1 महीने बाद ही परदेश जाना पड़ गया। इटली में वो पहले से जॉब करता था और पवित्रा जानती थी कि वो चला जाएगा, लेकिन फिर भी उसके जाने पर बहुत रोई थी। उसने दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा और शर्माते हुए अपनी फ़ोटो खींच के अनिरुद्ध के नंबर पर भेज दी। अनिरुद्ध कहने लगा, बहुत प्यारी लग रही हो। रात का टाइम है इसलिए मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकता। पूरा दिन तो काम करता रहता हूँ, बस रात को ही फ्री होकर जब लेटते हैं तो एक कमरे में कई लोग होते हैं, ऐसे में वीडियो कॉल तो नहीं कर सकता। कमरे में अंधेरा भी बहुत होता है, इसलिए वो मैसेजेस करता था और साथ में तस्वीरें मांगता था। बड़ा मुश्किल होता है पति अगर परदेश चला जाए, एक औरत के लिए भी और एक आदमी के लिए भी, ख़ास तौर पर जब शादी को बहुत कम समय गुजरा हो। अभी तो ठीक से एक दूसरे को जान भी नहीं पाए थे। पवित्रा बहुत सुंदर लड़की थी। अनिरुद्ध उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया था, लेकिन परदेश जाना पड़ गया, इसलिए जब तक रात को थोड़ी देर बातचीत नहीं कर लेता था उसे सुकून नहीं मिलता था। पवित्रा का भी यही हाल था। दिन भर घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। अभी बूढ़ी सास को संभालना रहता और रात को उसको बेचैनी से इस बात का इंतज़ार होता था कि अनिरुद्ध उसे फ़ोन करे। फ़ोन पर बात तो वो नहीं कर सकता था। कहता था कि मैं कमरे में अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लड़के और भी हैं जो इटली में अलग अलग जॉब्स करते हैं, इसलिए वो मैसेज पर ही बात करता था। कहता था कि तुम्हारी फ़ोटो मैंने अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर रखी है। जब भी मैं कुछ टाइम के लिए फ्री होता हूँ तो तुम्हारी फ़ोटो ज़रूर देखता हूँ। पवित्रा के पास भी उसकी कई फ़ोटो थीं जो वो अपने ऑफिस में खींच कर उसे भेज दिया करता था। लेकिन ऑफिस में उसके पास ज़्यादा फ्री समय नहीं होता था, क्योंकि वहाँ काम करने के बाद वो एक स्टोर में भी जॉब करता था। रात को 11 बजे फ्री होता था और फिर खाना बनाकर जब सोने का समय आता तो पवित्रा से कुछ देर मैसेज पर बात ज़रूर करता था। अपनी माँ का भी हालचाल पूछता था। कभी कभी उसकी माँ रात देर तक जागती रहती, उसके फ़ोन का भी इंतज़ार करती। कभी पवित्रा दिन के टाइम उन्हें अनिरुद्ध की भेजी हुई फ़ोटो दिखा देती। एक ही बेटा था, पता नहीं उसके भाग्य में कब तक परदेश लिखा था, वो कब वापस आएगा। पिछले 5 साल से परदेश में रह रहा था और तब से वो बीमार रहने लगी थी। पवित्रा की सास कहने लगी, जब तुम नहीं थी तब तो अकेलापन बहुत परेशान करता था, अब तुम आ गई हो तो मेरा तो दिल लग जाता है, लेकिन जब तुम्हें सादा से कपड़ों में बिना मेकअप के देखती हूँ तो दिल में दर्द उठता है। यही तो दिन होते हैं तैयार होने के, पति के साथ घूमने फिरने के, और तुम यहाँ अकेले ये समय काट रही हो। सास की आंखें भीग गई थीं। पवित्रा उनके पास बैठ गई, कहने लगी, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो अनिरुद्ध ने वापस आना ही है, लौट कर आ जाएंगे। पवित्रा की सास कहने लगी, मैं तो चाहती थी कि तुम उम्मीद से हो जाती, ताकि कोई हमारे घर में भी रौनक लगाने वाला आ जाता। उसकी सास गहरी गहरी लंबी सांसें ले रही थी। पवित्रा कहने लगी, ये तो भगवान के हाथ में होता है, वो जब चाहे जिसे संतान का सुख दे। वो कहने लगी, अनिरुद्ध क्या कहता है, इंडिया का चक्कर कब लगाएगा। पवित्रा कहने लगी, अभी तो गए हैं, अभी तो 12 दिन भी नहीं हुए, 6 महीने बाद ही शायद 1 सप्ताह की छुट्टी मिले। पवित्रा ये कहते हुए कुछ उदास हुई थी। उसकी सास ने गहरी सांस ली, कहने लगी, सदा खुश रहो। पिछले 1 महीने से तो रोज़ पवित्रा की बात अनिरुद्ध से हो रही थी, मगर कुछ दिनों से अनिरुद्ध से कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। पवित्रा ने पहली बार उसे फ़ोन किया, वरना रोज़ तो वही मैसेज करता था, लेकिन फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। रात का समय था। पवित्रा बहुत परेशान हो गई थी। बार बार उसे मैसेज कर रही थी कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मैं आपका इंतज़ार करती रहती हूँ। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है, बुखार तो नहीं हो गया, बात क्यों नहीं करते। 8 दिन हो गए थे, लेकिन अनिरुद्ध ने कोई मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। लेकिन मैसेज पर ब्लू टिक का निशान उसे साफ दिखाई देता था कि वो उसके मैसेज पढ़ रहा है, मैसेजेस पढ़ रहा है। हर महीने पैसे भी समय से आ रहे थे। एक बार पवित्रा कहने लगी कि मैं आपको वीडियो कॉल कर रही हूँ, प्लीज़ मेरा फ़ोन उठा लीजिए। ये कहकर पवित्रा ने वीडियो कॉल की तो किसी ने फ़ोन उठाया था, लेकिन कमरे में बिल्कुल अंधेरा था।
पवित्रा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कहने लगी, अनिरुद्ध, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? अब मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ देर बाद वीडियो कॉल कट गई। फिर मैसेज आया, मैं बहुत बिजी था, आजकल काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुमसे बात नहीं कर सका। तुम अपना ख्याल रखना, मैं कल तुमसे बात करूँगा। इस मैसेज के बाद पवित्रा को कोई दूसरा मैसेज नहीं आया था। फिर 2 दिन गुजर गए। पवित्रा को कुछ तसल्ली तो थी कि वो शायद व्यस्त थे, इसलिए मैसेज नहीं करता। लेकिन कुछ दिन बाद रोज़ उसे मैसेजेस आने लगे, बातचीत भी होने लगी, लेकिन बहुत थोड़ी ही बात होती थी। पवित्रा इतनी दूर थी, दिल में ये विचार आने लगे कि कहीं उसके पति का दिल किसी दूसरी औरत से न लग गया हो। इसलिए एक बार उसने अपनी बिना दुपट्टे की फ़ोटो भेजी। पहली बार अनिरुद्ध ने यह कहा कि फ़ोटो क्यों भेजी है, मैंने तो नहीं मांगी। पवित्रा कहने लगी, मुझे लगा शायद आप मुझसे नाराज़ होंगे। पहले तो आप बहुत बार मुझसे कहते थे कि अपनी फ़ोटो भेजा करो, अब क्यों नहीं कहते? माँ जी भी बहुत उदास हैं, आप माँ जी से भी बात नहीं करते। पहले तो दिन में 1-2 बार आप फ़ोन कर लेते थे। वो कहने लगा, कहा तो है कि बहुत बिज़ी हूँ। फिर कहने लगा, सुंदर लग रही हो, बहुत प्यारी हो। बातों का सिलसिला चलने लगा था। वो उसका पति था, इसलिए पवित्रा उससे कभी कभी ऐसी बातें भी कर जाती थी जो कि पति पत्नी के बीच में अक्सर हो जाती हैं। लेकिन वो जवाब देने के बजाय चुप हो जाता था। मैसेज पर काफ़ी देर तक रिप्लाई नहीं आता था। पवित्रा का दिल बेचैन होने लगता कि आखिर वो इतनी बेरुखी क्यों दिखा रहा है, क्या कारण है। समय ऐसे ही गुजर रहा था। एक बार कहने लगा, तुम्हें पैसे मिल गए थे? वो कहने लगी, हाँ, लेकिन इस बार अलग नंबर से मिले हैं, अकाउंट नंबर चेंज था। अनिरुद्ध कहने लगा, हाँ, वो मैंने दूसरा अकाउंट से भेज दिए थे। अच्छा, माँ की दवाइयाँ तो रोज़ चल रही हैं ना, किसी चीज़ की कमी तो नहीं? वो कहने लगी, बस आपकी कमी है, आपके बगैर दिल नहीं लगता। आपने कहा था कि 6 महीने बाद इंडिया का चक्कर लगाएंगे, 6 महीने भी गुजर गए, कब आएंगे आप? मुझे आपका बहुत इंतज़ार है। और अब तो माँ जी भी बार बार पूछती हैं कि अनिरुद्ध से पूछो कब आएगा। पता नहीं उनका दिल क्यों इतना बेचैन रहने लगा है। वो कहने लगा कि अभी नहीं आ सकता, बहुत मजबूरी हो गई है, काम बढ़ गया है, इसलिए मैं शायद 2-3 साल ना आ सकूं। तुम माँ का ख्याल तो रख रही हो ना? वो कहती कि हाँ, रख रही हूँ, बस आप बहुत बदलने लगे हैं। सच बताइए अनिरुद्ध, आपको कहीं इटली की कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई? अपना शक और वहम वो अनिरुद्ध से कह चुकी थी। वो कहने लगा, नहीं नहीं, कोई लड़की पसंद नहीं आई है, बस यहाँ काम बढ़ गया है। तो वो कहने लगी, पहले भी काम ज़्यादा था और आप मुझसे बात करते थे, आपका बात करने का अंदाज़ बदल गया है। पहले तो आप बार बार कहा करते थे कि मैं आपको अपनी फ़ोटो भेजा करूं, हम दोनों बहुत बातें किया करते थे, लेकिन अब आप सिर्फ माँ जी का हाल चाल पूछते हैं, मुझसे तो ठीक से बात भी नहीं करते। आप क्यों बदल गए हैं? मेरे दिल में 100 उल्टे सीधे विचार आते हैं। अनिरुद्ध, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर आपने वहाँ कोई और लड़की पसंद कर ली तो मैं मर जाऊँगी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, ना ही आपके साथ किसी और औरत को बर्दाश्त कर सकती हूँ। वो कहने लगा, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? वो कहने लगी, पहले आप मेरी तारीफ़ करते थे, हम दोनों अपने दिल की बातें करते थे, अब नहीं करते। मुझे आपके बदले हुए व्यवहार से डर लगता है। अनिरुद्ध चुप हो गया था। कहने लगा, हाँ, कर लिया करूँगा तुमसे बातें। एक बार पवित्रा ने कहा, अनिरुद्ध, मुझे आप अपनी फ़ोटो भेजें, पिछले 8 महीने से आपने अपनी एक भी फ़ोटो नहीं भेजी। वो कहने लगा, मैंने खींची ही नहीं, तो मैं कल भेज दूँगा। अगले दिन उसने एक फ़ोटो भेजी जो पीछे से ली गई थी, उसका चेहरा भी साफ नज़र नहीं आ रहा था और वो हैरान थी, कैसी फ़ोटो भेजी है। वो कहने लगी, आपने चेहरा क्यों नहीं दिखाया? कहने लगा, मेरे दोस्त ने खींची थी, मेरे पास इस समय यही फ़ोटो थी, इसलिए मैंने तुम्हें भेज दी। अच्छा छोड़ो फ़ोटो को, ये बताओ माँ तो ठीक है ना? देखो, मेरी माँ का बहुत ख्याल रखना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। कहने लगी, आप पहले कभी कभी फ़ोन पर बात कर लिया करते थे, मैं आपकी आवाज़ सुनने को तरस गई हूँ, फ़ोन कर कर लिया करें, अपनी आवाज़ सुना दिया करें। अनिरुद्ध कहने लगा, यहाँ सब लड़के एक साथ होते हैं, मैं बात नहीं कर सकता, और दिन में काम के समय मेरा बॉस बात करने नहीं देता। कोई बात नहीं, मैसेज पर बात तो हो रही है ना, अभी तो बस मैसेज पर ही बात कर सकता हूँ। कहने लगी, ठीक है। 1 साल बीत चुका था। अचानक से एक दिन पवित्रा की सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। रात के समय वो परेशान थी कि क्या करे और क्या ना करे। फिर उसने पड़ोस में आवाज़ दी, मोहल्ले के कुछ लोग उसकी सास को हॉस्पिटल ले गए, वो भी साथ गई थी, लेकिन उसकी सास का हार्ट फेल हो चुका था। ये खबर अनिरुद्ध को सुनाते हुए वो बेतहाशा रो रही थी। कहने लगी, माँ जी का देहांत हो गया है। ये सुनकर अनिरुद्ध का मैसेज काफ़ी देर नहीं आया। वो कहने लगी, अनिरुद्ध, फ़ोन पर मुझसे बात करें, आप कब आएंगे?
आपकी माँ का देहांत हो गया है। लेकिन अनिरुद्ध कहने लगा, मैं नहीं आ सकता, मेरा पासपोर्ट मेरे बॉस के पास है और वो बहुत सख्त है, पासपोर्ट नहीं देगा। अभी भी वो मैसेज ही कर रहा था। वो कहने लगी, आप मुझसे फ़ोन पर बात तो कर सकते हैं। कहने लगा, मैं अभी अपनी माँ के सदमे में हूँ, मुझसे बात नहीं हो रही। यह कहकर उसने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया था। वो परेशान हो गई। पवित्रा के भाइयों ने ही उसकी सास का अंतिम संस्कार किया था। सब ने बातें की थी कि बेटा होकर क्यों नहीं आया, ऐसा तो नहीं होता, इतना एहसास तो हर इंसान करता है। ऐसा भी क्या था कि बॉस ने छुट्टी नहीं दी। ये तो सब झूठे बहाने लग रहे हैं, जितने मुंह थे उतनी बातें। पवित्रा खुद परेशान हो गई। 3 दिन बाद जाकर अनिरुद्ध का एक मैसेज आया था कि तुम किराए का घर छोड़ दो और अपनी माँ के घर पर रहना शुरू कर दो, क्योंकि तुम अकेली किराए के मकान में नहीं रह सकती। पवित्रा अपने मायके में रहने लगी, लेकिन उसकी भाभी उसे बातें सुनाती थी कि हमारे भी कई कजिन विदेश में रहते हैं, लेकिन अपनी पत्नियों को भी वहीं ले गए। तुम्हारा पति अच्छा है जो हमारे सर पर तुम्हें बिठा दिया। अरे अब तो तुम्हारी सास भी जिंदा नहीं कि जिनका तुम्हें ख्याल रखना है। तुम अनिरुद्ध को कहो कि तुम्हें भी इटली बुला ले, जो उसने किराया यहाँ भरना है, वही इटली में छोटा मोटा फ्लैट ले ले। तुम साथ तो रहोगी, जब से शादी हुई है तुम अकेली ही रह रही हो। बस पति का 1 महीने का साथ थी तुम्हें नसीब हुआ है, और उसके बाद तो 1.5 साल होने को आ गया, अपने पति से दूरी सह रही हो। पवित्रा अपनी भाभीयों की बातें सुन सुनकर परेशान होकर रह गई थी। अनिरुद्ध से कहने लगी, आप मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? आप छोटा सा फ्लैट ले लें, बस एक कमरे का मैं गुजारा कर लूँगी, लेकिन यहाँ भाइयों के घर में नहीं रह सकती। आप जानते तो हैं मेरी भाभीयों की आदत कैसी है, मुझे बर्दाश्त नहीं करती। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ पेपर्स भेजूंगा, उन पर साइन कर देना, फिर मैं तुम्हारा वीज़ा लगवा लूँगा। वो कहने लगी, कौन से पेपर्स? वो कहने लगा, है कुछ पेपर्स, जब तक तुम्हारे साइन नहीं होंगे मैं तुम्हारा वीज़ा नहीं लगवा सकता। कुछ दिन बाद ही कोरियर द्वारा कुछ पेपर्स पवित्रा को मिले। उसने उन पर साइन कर दिया और जल्दी से इटली भी भिजवा दिए, ताकि उसका वीज़ा जल्दी लग जाए और वो अपने पति के पास चली जाए। अनिरुद्ध अभी इससे ये कहने लगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं बहुत जल्दी बुला लूँगा, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मेरा दिल नहीं लगता। ये सुनकर पवित्रा के दिल को कुछ तसल्ली हुई थी। अब वो खुश थी। 2 महीने बाद उसका वीज़ा और टिकट आ चुके थे, और उस दिन उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। पूरे 2 साल बाद वो अपने पति के पास इटली जा रही थी। दिल हवाओं में उड़ रहा था, लेकिन जैसे ही इटली के एयरपोर्ट पर उतरी तो उसे लेने के लिए कोई और आया था। सामने बोर्ड लिए खड़ा था जिस पर पवित्रा लिखा था। वो उस आदमी के पास चली गई। कहने लगा, आप पवित्रा हैं, अनिरुद्ध की पत्नी? वो कहने लगी, जी जी मैं ही हूँ। कहने लगा, आप मेरे साथ आएं, मैं आपको उनके घर तक ले जाता हूँ। वो उसे गाड़ी में बिठा चुका था। पवित्रा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। काफ़ी टाइम बाद वो अनिरुद्ध से मिलने वाली थी, बहुत खुश थी। गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने खड़ी हो गई। उस आदमी ने कहा कि लिफ्ट में 6ठे फ्लोर पर चली जाएं और फ्लैट नंबर 604। उसने अपना बैग उठाया और सामने बिल्डिंग के अंदर चली गई। लिफ्ट से 6ठे फ्लोर पर जाकर 604 नंबर फ्लैट के सामने खड़ी हो गई। उसने बेल बजाई, दरवाज़ा खुल गया था। वो अंदर आई तो सामने एक अजनबी आदमी था जो दरवाज़ा बंद कर चुका था। ये देखकर पवित्रा की जान निकली थी। कहने लगी, कौन है आप? उसने गहरी सांस ली। कहने लगा, आप मुझे नहीं जानती, मगर मैं आपको जानता हूँ, बैठिए। उसने सामने सोफ़े की ओर इशारा किया, लेकिन पवित्रा बुरी तरह से घबरा रही थी। कहने लगी, नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगी। अनिरुद्ध कहाँ है? वो कहने लगा, आपको अनिरुद्ध के बारे में ही बताना चाहता हूँ, मैं उसी का दोस्त हूँ, आप बैठ जाएं। कहने लगी, नहीं आप पहले उसे बुलाएं, मैं नहीं बैठूंगी। पवित्रा की तो जैसे जान पर बनी हुई थी। वो कहने लगा, आपकी मर्जी है, यहीं खड़ी रहिए। वो जाकर सोफे पर बैठ गया। कहने लगा, देखिए मैंने आपसे झूठ बोला था और पिछले 1.5 साल से मैं आपसे अनिरुद्ध बनकर बात कर रहा हूँ। ये सुनकर पवित्रा के होश उड़े थे। कहने लगी, आपके पास मेरे पति का फ़ोन कैसे आया? कौन है आप, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा पति बनकर मुझसे बात करने की? वो कहने लगा, मजबूरी थी, मैं और अनिरुद्ध एक ही कंपनी में काम करते थे, एक ही फ्लैट में एक ही कमरे में रहते थे, और भी बहुत से लड़के थे जो उस कमरे में रहते थे, और मेरा बेड अनिरुद्ध के बेड के बराबर में ही था। वो अक्सर आपसे फ़ोन पर बात करता था और मैं उसकी बातें सुनता रहता था। मैसेजेस करता था तो कभी कभी मेरी भी नज़र पड़ जाती थी, लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था क्योंकि उसकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी थी। लेकिन बातों बातों में वो आपका नाम बहुत लेता था कि वो आपसे कितना प्यार करता था। पवित्रा कहने लगी, करता था? क्या मतलब? वो कहाँ है? कहने लगा, उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में वो जान की बाजी हार चुका था।
ये सुनकर तो पवित्रा का दिल वहीं बैठ गया। कहने लगी, आप झूठ बोल रहे हैं। वो कहने लगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा नाम रवि है और अनिरुद्ध ने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके मरने की खबर उसके घर वालों को ना दूं, वरना उसकी माँ जीते जी मर जाएगी और उसकी पत्नी शायद ये सदमा सहन न कर सके। उसने अपना मोबाइल मुझे दे दिया था, कहा था कि मैं अनिरुद्ध बनकर बात करूं। मैंने बहुत मना किया पर मरने वाले की अंतिम इच्छा से इनकार नहीं कर पाया, इसलिए मजबूरन आपसे बातें करने लगा। लेकिन आपको शायद ये लगने लगा था कि अनिरुद्ध बदल चुका है। मैं आपसे आपके पति की तरह बातचीत नहीं कर सकता था, इसलिए बहुत कोशिश की कि कम से कम बातचीत हो। लेकिन आपकी फ़ोटो देखकर आपसे बातें करके सोचा कि आपको भी एक सहारे की ज़रूरत है। ज़रूरत तो है ही और शादी तो मुझे भी करनी है, इसलिए आपको वो पेपर्स भेजे थे और उन पेपर्स के तहत आप मेरी पत्नी हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे आपकी मर्ज़ी नहीं पूछी थी, इसलिए आप जब कहेंगी मैं आपको मंदिर में ले जाऊंगा और आपसे शादी कर लूँगा। ये सुनकर पवित्रा ने तुरंत ही इनकार कर दिया था। कहने लगी, आपने मेरे साथ धोखा किया, मुझसे झूठ बोला, मेरे साथ अनिरुद्ध बनकर बात करते रहे, मुझे धोखे से यहाँ बुलाया और आप चाहते हैं कि मैं आपसे शादी कर लूँ। वो कहने लगा, आपको आपके पति के देहांत की खबर अब मिली है, इसलिए आप सदमे में हैं। इस फ्लैट में एक ही कमरा है, आप यहाँ रह सकती हैं। मैं समय समय पर आपका हालचाल फ़ोन पर पूछ लिया करूँगा। आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आपको मिल जाया करेगी। आपके पास समय है, आप अच्छे तरीके से सोच सकती हैं। आपका दिल माने तो मैं आपको अपनाने को तैयार हूँ, ना माने तो आपको वापस भिजवा दूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप आराम से सोच समझकर कोई फ़ैसला लें। आप यहीं 1-2 महीने रह सकती हैं, फिर जैसी आपकी इच्छा। ये कहकर वो जा चुका था। पवित्रा फूट फूट कर रोई थी। अनिरुद्ध ने क्यों उस आदमी से ये सब कहा? क्यों कहा कि मरने की खबर को छुपा ले? और वो आदमी अनिरुद्ध बनकर उससे बातें करता रहा। 15 दिन उसने रोके गुजरे थे। ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं था। एक काम वाली आती थी जो उसे दिल की बातें भी करती थी और घर का काम भी। लेकिन फिर वो इसी बारे में सोचने लगी कि वापस जाएगी तो उसकी भाभी तो उसे कभी भी अपने पास नहीं रखेंगी। अपनी भाभीियों का व्यवहार वो देख चुकी थी, सोच रही थी कि क्या करे और क्या ना करे। उसके माता पिता का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था, भाई भाभीियों ही की ही बातें मानते थे। मायके में उसका जीवन नरक बन जाता, इसलिए उसने रवि की बात मान ली। 1 महीने बाद उसने रवि से शादी कर ली थी। तभी एक और बात रवि ने बताई कि अनिरुद्ध ने मरते हुए ये भी वादा लिया था कि वो उसकी पत्नी को अपना ले, उसे बेसहारा ना छोड़े। ये सुनकर वो रोने लगी थी। धीरे धीरे रवि के साथ भी उसका व्यवहार अच्छा होता चला गया, क्योंकि वो उसका बहुत ख्याल रखता था। लेकिन आज भी कभी कभी जब उसे अनिरुद्ध की याद आती है तो आंखें भीग जाती हैं और रवि ने हमेशा उसके आंसू साफ किए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।